सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लोग के जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आए हैं। और बच्चों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आपकी वजह से ही ये पॉसिबल हो गया है, वरना आज तक हम लोगों को इतने साल में इतने अच्छे मार्क्स कभी नहीं मिले। और पेरेंट्स के भी मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने वीडियो देखा, आपने समझा, उसका इम्पोर्टेंट समझकर आपने लिखा, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एसएससी के बच्चों के लिए हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का जो लेसन है, रीढ़ की हड्डी। तो आज मैं ये लेसन आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लेसन देखते समय पेंसिल लेकर बैठिएगा। जो मैं मीनिंग्स आपको बताऊंगी वो मीनिंग्स आप लोग लिख कर निकालिए, और जो इम्पोर्टेंट होता है उसे मैं अंडरलाइन करने के लिए भी कहती हूँ। ठीक है, लेसन नंबर 9 है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी क्या होता है? रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन। तो बैकबोन को हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते। तो ये जो लिखा हुआ है नाटक, ये लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो उनका परिचय लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो उनका जन्म हुआ था 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। परिचय: जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी जो रेडियो का है ना, उसमें वो काम करते थे और उन्होंने हिंदी जो लैंग्वेज है हमारी उसे लोकप्रिय बनाने के लिए यानी पॉपुलर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। वो एक बहुत बड़े फेमस प्रसिद्ध यानी फेमस नाटककार भी है। ड्रामा करते हैं ना, ड्रामास, वो के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रमुख कृतियाँ: कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ है। अभी गद्य संबंधी, तो इस लेसन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्रस्तुत एकांकी में एकांकी यानी वन एक्ट प्ले। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया हुआ है। तो इसमें इस लेसन में विमेन एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए, दकियानुसी यानी फालतू सोच को, ठीक है, चीप मेंटालिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। नारी सम्मान यानी विमेन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने ये जो एकांकी है, वन एक्ट प्ले है, ये लिखा हुआ है। तो ये जो लेसन है ना, इसका आप लोग ड्रामा भी बनाकर स्कूल में दिखा सकते हैं, या फिर एनएसएस में वगैरह आप रहेंगे तो स्ट्रीट प्ले वगैरह करके भी इसमें भी आप लोग ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये एक एक्ट है, नाटक है, तो अभी हम लोगों को हर एक कैरेक्टर के बारे में इसमें जानकारी लेनी होगी सबसे पहले कि कौन कौन किसका किसका रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो लेसन का नाम है रीढ़ की हड्डी। पात्र यानी कैरेक्टर्स, आर्टिस्ट कौन कौन है? उमा जो है सुशिक्षित युवती यानी एजुकेटेड गर्ल, या फिर एडल्ट गर्ल बोलते हैं ना, जैसे शादी की उम्र हो गई है उसकी, ऐसे। राम स्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक यानी लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। रतन राम स्वरूप का नौकर है। ठीक है, अभी ये जो भी सीन है ना नाटक का, वो अभी हम लोग देखते हैं क्या है। एक कमरा है, एक रूम है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के है। अधेड़ यानी न बूढ़े न जवान, ऐसे बीच वाला उम्र यानी 50 to 60 के बीच में, या फिर 45 to
55 के बीच में एज। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त यानी वो जैसे टीपॉय होता है ना, वैसे एक लकड़े का ये होता है, उसको वो लोग दोनों जन लेकर आ रहे हैं बाहर, ठीक है। और जो पीठ दिखाई दे रही है वो है राम स्वरूप, और जो सामने से आया है एक ने यहाँ से पकड़ा है, एक ने वहां से पकड़ा है, ठीक है। और दूसरा जो सिरा है, कॉर्नर जो है, दूसरा साइड जो है, वो उनके नौकर ने पकड़ रखा है। ऐसे उन दोनों की एंट्री होती है, ठीक है। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। तो अभी वो जो नौकर है उसे बोल रहे, अरे धीरे धीरे चल और धीरे से उधर मोड़ के रखना, यानी उधर टर्न करके उसको रखना। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब, अभी बिछा दूं क्या साहब? राम स्वरूप, जरा तेज आवाज में। अभी वो नौकर है ना, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? अभी वो उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाते हैं ना वो, तो उसको क्या बोल रहे थे, तो क्या करने वाला है अभी? जब परमात्मा यानी गॉड, अल्लाह, भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तू देर से पहुंचा था क्या? ये तो तुम लोगों का बहुत ही कॉमन डायलॉग है ना। जब अक्ल बट रही थी तब तुम कहाँ गए थे, बोलते हैं ना तुम लोग। तो ऐसे ही उन्होंने अपने नौकर से भी कहा। बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो अभी इतना मेहनत करके उसको उठाकर हम लोग यहाँ तक लेकर आए हैं, तो वो क्या ऐसे ही लेकर आए हैं क्या? उसे कहते हैं पसीना बहाया, इतनी मेहनत की, उसको वहां से उठाया, यहाँ तक लेकर आए, तो किसके लिए लेकर आए हैं ये? ऐसे वो बोल रहे हैं और नौकर को डांट भी रहे हैं, ठीक है। रतन, अभी उनका नौकर क्या बोल रहा है? तख्त बिछाता है और हंसता है, ही। इमेजिन कर सकते हैं, तुम लोग इमेजिन कर सकते हैं। राम स्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। अभी देखो, वहां पर बैठने के लिए उसके ऊपर जो तख्त लाए हैं ना वो लोग, तो उस पे बैठने के लिए उधर रखने की, तख्त बिछाने के लिए कहा है, और वहाँ हारमोनियम भी लाकर रखने के लिए कहा। सितार भी लाकर रखने के लिए कहा। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, तो उसके ऊपर वो बैठेगी, फिर कुछ पता नहीं उनका क्या प्रोग्राम चल रहा है। एनीवेज, देखते भी हम लोग भी, मैं भी उतनी इंटरेस्टेड हूँ जितने तुम लोग इंटरेस्टेड हो। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। अभी प्रेमा कौन है? उमा की माँ है। अभी जो उमा है वो क्या करके बैठी है? मुंह फुलाकर बैठी है। मुंह फुलाकर बैठना यानी गुस्सा होकर बैठना, नाराज होकर बैठना, ठीक है, उसे कहते हैं मुंह फुलाना। राम स्वरूप, क्या हुआ? बोले क्या हुआ उसको भाई, क्यों वो मुंह फुलाकर बैठी हुई है? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अभी उसको थोड़ा अच्छे वाले कपड़े वगैरह जरा पहना के अच्छे से तैयार करके ऊपर से नीचे लाने के लिए उसको राम स्वरूप ने कहा था अपनी बीवी को कि जरा बेटी को जरा ठीक ठाक करके नीचे लेकर आना। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही है, ठीक है। अभी करीने से का मतलब ऐसा होगा कि तहजीब से आए हो सकता है। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यानी बड़े बड़े प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। हाँ, तो और बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो अभी देखो उन लोगों के हिसाब से अभी जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, तो उमा जिस तरह से मुंह फुला कर बैठी है, तो मैं एक अंदाजा लगा सकती हूँ कि शायद उसे कोई लड़का देखने के लिए आ रहा है, शादी करने के लिए। तो वो दिखाते हैं ना फिर लड़की को, फिर लड़की जाती है, सामने बैठती है, कोई चाय लेके जाती है, कोई नाश्ता लेकर जाती है, तो ये सब
चलते रहता है, तो वो इसी हिसाब से शायद उमा जो है वो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। और उसके पिताजी बोल रहे हैं उसकी बीवी से कि जरा उसको समझा देना कि ऐसे दिखाए कि वो अनएजुकेटेड है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। खुद तो इतने पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, इतने फंक्शंस प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि लड़की जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का, यानी पिताजी का तो छोड़ो, वो तो बूढ़े हो गए, वो चाहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन लड़का क्या चाहता है? राम स्वरूप, बाप शेर तो लड़का सवा शेर है, यानी बाप से बढ़कर बेटा है। यानी पिताजी तो बाद में, लेकिन लड़का ही चाहता है कि उसकी जो बीवी है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। अभी लड़का क्या कर रहा है? बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ रहा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, यानी एजुकेशन अलग चीज़ है और पढ़ाई, शादी जो है वो अलग चीज़ है और पढ़ाई जो है वो अलग चीज़ है। क्या करूँ, मजबूरी है। ठीक है, तो इस तरह से बोला क्या करूँ मैं, हेल्प। इसके लिए वो कहते हैं कि क्या करने का है। अभी लड़की को हम लोग ऐसे ही बताएंगे कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो किधर भी तभी क्या टेंशन रहता है ना, किधर भी एक बार लड़की की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई तो इधर माँ बाप रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसे ये लोग छुपा रहे हैं। तो उनकी लड़की पढ़ी लिखी है, लेकिन इन लोग को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसके लिए लोग उसकी जो पढ़ी लिखी है ना लड़की, उसे वो बताने वाले नहीं है कि हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है कर। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। अभी जैसे कोई आता है अचानक से, तो हम लोग कैसे बोलते हैं ना, धीरे से, अरे अरे रुक जाओ, शांति शांति, आगे आगे वो लोग आगे, ऐसा करते क्या नहीं? तो वैसे ही रतन जो था वो धीमी आवाज में बोलने लगा, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। अभी देखो वो क्या बोल रहे हैं, बेटी को थोड़ा समझा देना और वो थोड़ा गाना भी गा देगी। मेहमान उनसे, हे आइए आइए, बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, है मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? अभी है यानी वो हंस हंस के बात करे, आइए आइए बैठिए बैठिए, समझे? हाँ, तो है करना मत तुम लोग। तो अभी एक जनरल टॉक स्टार्ट करना चाहिए ना, कहाँ पे तो बोलते हैं मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, कुछ ट्रबल तो नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ हमारा एड्रेस ढूंढने के लिए। मकान यानी हाउस, रूम, ओके। गो प्रसाद, अभी जो वो लड़के का बाप था गो प्रसाद, खंखार कर नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, यानी तांगे वाला जानता था आपका पता, तो रास्ता कैसे नहीं मिलता हम लोग को, तो हम लोग आ गए आराम से। फिर राम स्वरूप, हे लड़के की तरफ मुखातिब होकर, भी लड़के की ओर देखकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? अभी लड़के से पूछ रहे कि भाई कितने दिनों की छुट्टियां है, क्योंकि वो भी तो पढ़ रहा है ना, मेडिकल कॉलेज में है ना वो, इसके लिए पूछ रहे कि भाई कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हैं आप? शंकर यानी लड़का बोल रहा है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में तो चला आया था। तो वीकेंड होता है ना, यानी सैटरडे संडे हॉलीडे होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, फ्राइडे के दिन जब कॉलेज खत्म हो जाता है इवनिंग में ही निकल जाते हैं, फिर सैटरडे संडे रहते हैं घर में, और फिर मंडे अर्ली मॉर्निंग निकल के आते हैं, या फिर संडे के दिन रात को चले जाते हैं। तो उसने क्या कहा लड़के ने कि वीकेंड था, इसके लिए मैं आया हूँ, छुट्टियां वगैरह कुछ नहीं लिए मैंने। अभी राम स्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, अभी पूरा जो कोर्स है वो खत्म होने के लिए 1 साल और बचा होगा। शंकर, जी यही साल 2 साल, यानी ईयर 1 ईयर या 2 ईयर है ऐसा। राम स्वरूप, साल 2 साल, या तो 1 साल में ही खत्म हो जाएगा ना, 2 साल क्यों? इसका मतलब क्या है कि फेल होने वाला है आपका लड़का? 2 साल क्यों? ऐसे उन्होंने भी ऐसे देखा, साल 2 साल,
ऐसा शंकर। है जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी 1 साल फेल भी हो गया तो दूसरे साल पक्का पास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को? देखो देखो, गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अभी देखो थोड़ा उनका चेंज हो गया। अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अभी बिजनेस की बातचीत हो जाए। हाँ, बिजनेस समझो। देखने के लिए क्या आए हैं? लड़की देखने के लिए आए हैं, और बात क्या करने वाले हैं? बिजनेस की बात करने वाले हैं। तुम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है ना? धीरे धीरे समझ में आएगा, रुक जाओ जरा। राम स्वरूप चौक कर, बिजनेस फिर समझ कर। ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अभी मैं बताती हूँ तुम लोग को बिजनेस क्या होता है। अभी उनका लड़का जो है वो डॉक्टरेट पढ़ रहा है। फिर वो डॉक्टरेट के अभी तक बड़ा होने के लिए जितना भी उन लोग को खर्चा आया रहेगा ना, जितने भी लाख खर्चे आए रहेंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो फिर है ना ये लोग अभी क्या बोलेंगे लड़की वालों को कि आप लोग हमें 5 लाख दीजिए, फिर एक गाड़ी दीजिएगा, फिर एक फ्लैट दीजिएगा। ठीक है, तभी हम लोग आपकी लड़की की शादी करेंगे हमारे लड़के के साथ। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, तो वो लोग करने वाले हैं। इसके लिए उन लोगों ने डायरेक्ट क्या पूछा? बिजनेस की बात पूछी। फिर वो राम स्वरूप जो थे वो पहले चौंक गए, बोले बिजनेस। फिर उन लोगों को समझ गया कि अरे ओ, ये लेन देन की बात करने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि पहले आप क्या कर लीजिएगा? नाश्ता कर लीजिए। यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? अरे ये आप लोग क्यों तकलीफ ले रहे हैं नाश्ता चाय की वगैरह? ऐसे वो बोल रहे हैं, इतना फॉर्मेलिटी या तकल्लुफ, यानी इतनी सब फॉर्मेलिटी आप लोग क्यों कर रहे हैं? तकलीफ क्यों ले रहे हैं आप? राम स्वरूप है तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अभी मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसा इंसान मेरे घर में आया। फिर अंदर जाते हैं, यानी अंदर यानी किचन में गए रहेंगे शायद। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गो प्रसाद झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। अभी लड़के को क्या बोल रहे? वो ऐसा हंच निकाल के बैठा है ना, ऐसे किसी किसी को आदत है ऐसे पूरा झुक के बैठ जाते हैं। तो उसके पिताजी उसको क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। तो बोला ऐसे इतना झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह हो यानी मैरिज करने के लिए आए हो, शादी करने के लिए आए हो, शादी फिक्स करने के लिए आए हो, तो कमर थोड़ी सीधी करके बैठो, यानी अपना जो बैकबोन है ना थोड़ा सीधा करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। अभी वो बोल रहे थे कि तुम्हारे दोस्त है ना बराबरी कहते हैं कि तुम्हारी जो है ना बैकबोन यानी क्या, रीढ़ की हड्डी। इतना ही वो बोले, उतने में वो राम स्वरूप जो थे वो चाय का ट्रे वगैरह लेकर आए, इसके लिए वो चुप हो गए। गो प्रसाद आखिर आप माने नहीं। आखिर आप आपने लाए ही, चाय नाश्ता वगैरह लेकर ही आए। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, है आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गो प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। अभी इन्होंने क्या बोला? आधा दूध और आधी चाय दीजिए। और उसमें जो चीनी यानी शुगर, शक्कर भी उसमें ज्यादा डालिए। शंकर खंगार कर, जैसे खंगार रहने के समय में ऐसे करते हैं ना, इसे कहते हैं खकारना। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अभी वो लड़के ने बोला जो ज्यादा चीनी लेते, शुगर लेते हैं ना, उसके ऊपर टैक्स लगाने वाली है गवर्नमेंट। गो प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, आमदनी यानी इनकम। आमदनी यानी अगर अच्छा उन लोगों को इनकम करना है तो उन लोगों को बस एक ही टैक्स लगाना
चाहिए? राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, यानी लड़के के हाथ में चाय का जो कप है ना वो देते हुए वह क्या करके उन्होंने पूछा? गोप्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स, यानी ब्यूटी के ऊपर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। यानी ब्यूटीफुल दिखना, अच्छा दिखना किसे पसंद नहीं आता? अगर इसके ऊपर ही टैक्स लगा देंगे तो लोग जब मजबूरी में दे देंगे पैसे, क्योंकि सब चाहते हैं कि अच्छे ही दिखे। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। अभी ये जो आजकल जो है ना, लड़की ब्यूटीफुल देखते हैं, लड़का ब्यूटीफुल देखते हैं, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। यानी तभी का जमाना कैसे था ना कि शादी हो जाती थी, शादी हो जाने के बाद ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे और उनकी शादी तय करते थे उनके मम्मी पापा। फिर शादी के बाद ही लड़का लड़की देखते थे। अगर आपके घर पे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो गए ना, तो उनसे आप लोग पूछ कर देखना कि तभी शादी ऐसे ही होती थी और एज भी बहुत छोटी थी उन लोगों की। 12-13 साल में शादी करते थे। अभी तुम लोग की उम्र में उन लोग की शादियां हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बात छेड़ी। फिर तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए, तश्तरी यानी प्लेट, वो गोपाल जी के पास बढ़ाते हैं और बोलते हैं लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? यानी किस मामले में ख्याल? राम स्वरूप, यानी ख्याल है यानी ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है शंकर बाबू? तो शंकर ने पूछा, भाई किस मामले में ओपिनियन चाहिए मेरा? राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अभी लड़की अगर आप पसंद करते हैं तो वो कितनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है राम स्वरूप बाबू, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। तो क्या बोला उन्होंने? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि लड़की खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है और जन्म पत्री जो है वो मिल ही गई होगी दोनों की। राम स्वरूप जी, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। ठाकुर जी यानी भगवान, भगवान के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि इसे कुछ जरूरत नहीं है, मैंने भगवान के चरणों में रख दिया है तो अपने आप मिल जाएगी उन लोगों की कुंडली। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। यानी लड़कियों को ज्यादा एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को क्या आना चाहिए? सिलाई बुनाई ये भी आ गया ना तो बस। बुनाई यानी क्या, वो दो सुई लेकर वो स्वेटर वगैरह बनाते हैं ना, वो तो उतना भी आ गया तो बस हो गया। उन लोगों को ज्यादा एजुकेशन की क्या जरूरत है? राम स्वरूप है करते हैं, हंसते हैं, यानी मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। अभी अंदर की तरफ बीवी को बोला पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। अभी उमा जो है लड़की वो लेकर आई है पान, उस जमाने में देते थे पान खाने के लिए, तो वो लेकर आती है और अपने पिताजी के हाथ में देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। तो जो उसकी पल्लू थी ना, वो पल्लू थोड़ी ऊपर उठती है, तो उठती है तो उसकी चश्मा होता है वो लड़की को सुनहरी रिम वाला यानी बॉर्डर वाला। फ्रेम होता है ना चश्मे का, तो वो सुनहरी यानी गोल्डन कलर का था उसका फ्रेम, तो उन लोगों को वो चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, यानी वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, अरे लड़की को चश्मा। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप,
जरा सकपका कर, यानी थोड़ा हेजिटेट होते हैं। जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो देखो अभी उन्होंने क्या कहा, उसके आंखों में दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था उसकी आंखों में, इसके लिए थोड़े दिनों के लिए उसको चश्मा लगाने के लिए कहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। अभी उन्होंने फिर से एक बार वो कंफर्म कर रहे, वो कुछ ज्यादा पढ़ने की वजह से तो चश्मा नहीं आया है ना उसको, ऐसा। फिर से एक बार वो कंफर्म कर रहे। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, यानी मैंने आपको बताया ना, ऐसा। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी, यानी भी लड़की से बात कर रहे हैं थोड़ा सॉफ्ट वॉइस में, कोमल स्वर में यानी सॉफ्ट स्पीच पे। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। अभी देखो उमा को उन्होंने क्या कहा, उस तख्त पर बैठो, जो वो लेकर आए थे ना, उसके ऊपर बिछा बिछा के सब रेडी रखा था, तो उसके ऊपर उसे बैठने के लिए कहा। अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में कुछ तो खराबी है नहीं, यानी लड़की की चाल यानी चलने का तरीका तो अच्छा है, चेहरे पर भी छवि है, चेहरा भी अच्छा है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, यानी कुछ गाना भी ना सीखा है तुमने। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, यानी वो सितार भी बजा लेती है और बाजा भी बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। वो गाना है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, ये गाना गा रही वो, ठीक है। उसकी झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। फिर वो गाते गाते रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को बढ़ती है। अभी गाना भी गा दिया उसने बेचारी, अभी वो बोली मैं अंदर जाती हूँ करके वो सितार रखती है और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी, यानी इसने जो है ना ये फ्रेम जो है वो उसने ही बनाया हुआ है। गोपाल प्रसाद, पेंटिंग बनाई है कुत्ते वाली, यानी डॉग की पेंटिंग बनाई है, और दूसरे दीवार पर भी जो पेंटिंग है वो उसी ने बनाई हुई है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यानी घर में जितने भी हम लोग कपड़े पहनते हैं वो सब कपड़े इसी ने सिए हुए है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी है करके वो हंसे, यानी इतनी टैलेंटेड है मेरी बेटी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे, यानी इसमें कुछ तुम्हें प्राइज वगैरह भी मिले हैं क्या। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है। अभी कैसे वो उसको हिंट दे रहे कि बात कर बात कर बात कर बात कर, लेकिन उमा बात नहीं कर रही है, वो चुपचाप बैठी हुई है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सकपकाते हैं, यानी अभी उन लोगों के सामने वो डांट भी नहीं सकते उमा को, और वो उमा है कि वो आंसर ही नहीं दे रहे हैं, और इन्हें बहुत ऐसा ऑकवर्ड फील हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि क्या करूं मैं, ये लड़की कुछ जवाब ही नहीं दे रही है करके ऐसे। राम स्वरूप, जवाब तो उमा। गोपाल से, है जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, थोड़ा ऐसे कड़क आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, यानी अभी हम लोग इतना बात कर रहे हैं तो उसे थोड़ा जवाब तो देना ही चाहिए ना, मुंह तो खोलना ही चाहिए ना, ऐसे।
राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अभी उमा जो है वो क्या बोल रही है कि जैसे एक चीज को दिखाता है ना सेल्समैन, कह रहे देखो ये कुर्सी अच्छे लकड़े की बनी हुई है, इसका लकड़ा मजबूत है, ऐसा है वैसा है, तो वो सेल करने के लिए कुर्सी की तारीफ करता है क्या नहीं? तभी वो जो खरीदने वाला रहता है ना, फिर वो चॉइस करता है ना कि भाई कौन सी कुर्सी अच्छी रहेगी क्या है करके। तो उसने क्या उसका जो कंपैरिजन है ना, उमा ने किससे किससे साथ किया? चेयर और टेबल के साथ किया। जो खरीदने के लिए आए हैं और बेचने वाला तो उसकी तारीफ करेगा, फिर वो जो खरीदने वाला है ना वो डिसाइड करेगा कि उसे वो चीज खरीदनी है क्या नहीं है। तो वो चीजें थोड़ी बोलती है कि भाई नहीं मुझे जाना है इसके पास या नहीं जाना है करके। तो उसी तरह से मैं भी एक बिकाऊ चीज हूँ और आप मुझे बेच रहे हैं, वो इनडायरेक्टली अपने पापा को बोल रही है। और ये लोग जो आए हैं ना, खरीदार आए हैं मुझे खरीदने के लिए, ऐसे वो बोल रही है। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, अभी वो भी, उनको भी सरप्राइज हो गया कि अरे मेरी बेटी ये क्या बात कर रही है, ने रिश्ता होने वाला भी टूट जाएगा अगर ये इस तरह से बात करेगी तो। उमा अब मुझे क लेने दीजिए बाबूजी। अभी उसका पेशेंस खत्म हो गया। अभी बोलते हैं अभी मैं नहीं चुप करने वाली, मुझे बोलने दो, मुझे जो बोलना है वो। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, तो अभी क्या बोला? आपकी लड़की कैसे बात करती है मेरे साथ में, आपने मेरा इंसल्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था क्या? ऐसे उमा तेज आवाज में, यानी कड़क आवाज में बोलती है और जोर से बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। यानी लड़की की भी तो कुछ इज्जत होती है ना, क्या मेरी इंसल्ट नहीं होती है? आप कितने टाइम से चश्मा पहना है, अच्छा चल रही है, अच्छा गा रही है, यानी ये क्या हो गया ना, इसका मतलब क्या है? ऐसा वो बोल रही है उनको, क्या नाप तोल रहे हैं ना वो उसको। शंकर बाबूजी चलिए, अभी जो लड़का था उसके पिताजी को बताए, चलो अभी यहाँ से करके। गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। अभी देखो, उसने पूरे लड़के के बारे में इंक्वायरी करके रखी हुई है और उसको भी पता है, उसने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, उसको खुद देखा भी है। समझे क्या तुम लोग? जिस तरह से वो जब गाना गा रही थी, जब उसने शंकर की तरफ देखा ना, तभी उसको ऐसे स्ट्राइक हुआ कि ये वही लड़का है जो हमारे कॉलेज के बाहर लड़कियों को ताकते रहता है, यानी लड़कियों को देखते खड़ा रहता है। तो उसने क्या कहा कि जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई सिन नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की, इसमें कोई चोरी नहीं है, और न आपके पुत्र यानी बेटे की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। यानी ना कुछ लड़के लोग क्या करते हैं ना, दूरबीन वगैरह लेके लड़कियों के रूम्स के अंदर ऐसे देखते हैं, या फिर खड़े रहकर उनके रूम में ही देखते रहते हैं लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं करके, उसे कहते हैं ताक झांक करना। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। अभी उनकी जो नौकरानी थी उसके पैर पड़कर मुंह छुपा कर भी वो भागा था। तो जरा हम लोग तो हमारी इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जरा आपके बेटे को तो पूछो किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर वो भागा था। राम स्वरूप उमा उमा, अभी वो लड़की को रोक रहे, चुप बैठ बोल मत, चुप बैठ बोल मत करके। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका,
बाबू राम स्वरूप आपने मेरे साथ दगा किया यानी चीटिंग की, धोखा दिया। दगा किया यानी चीटिंग की, धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक यानी एसएससी तक ही पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, अभी जाने के लिए लोग निकल जाने के लिए उठ जाते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन बोलती है वो उसको। तो जरा आपके लड़की की बैकबोन है क्या नहीं, जरा उसका पता लगा लीजिए करके वो ऐसा बोलती है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो इस तरह से ये जो स्टोरी है वो खत्म हो गई। नाटक का पर्दा नीचे गिर गया और नाटक खत्म। ठीक है, तो भोर का तारा एकांकी संग्रह से ये जो नाटक है वो लिया गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है ये पूरा जो वन एक्ट प्ले था उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है कि लड़की के एजुकेशन, ये उस समय की बात थी जब लड़कियों के एजुकेशन को वैल्यू नहीं देते। अभी बहुत ही कम दिखते हैं ऐसे लोग कि लड़कियों की एजुकेशन को वैल्यू नहीं देते। कुछ कुछ है ऐसे लोग, लेकिन अभी बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है और मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। और अगर आपने नहीं देखा है मेरे इसके पहले के वीडियोस, तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का लिंक और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, कभी भी हो सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्स, तो हमेशा तैयार रहिएगा आप लोग। ओके, और अगर आपके एग्जाम शुरू है तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं फिर जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।